Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों LTTE या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम भारत और श्रीलंका के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने हिंद महासागर में मौजूद इन दोनों ही देशों को कभी ना भुलाए जाने वाले सैकड़ों जख्म दिए हैं। ईयर 1976 में मेन फ्रेम में आई LTTE, जिसे वाइडली तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जिसका ऑब्जेक्टिव श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस और एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ तमिलीलम को क्रिएट करना है। हालांकि साल 2006 से 2009 के बीच लड़ी गई इलम वॉर 4 के बाद नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका से ऑपरेट करने वाली इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को श्रीलंकन आर्मी द्वारा पूरी तरह निस्तेनाबूद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर इस वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां हिडन नेटवर्क से LTTE के मुखिया प्रभाकरन के जिंदा होने की खबरें जंगल में लगी आग की तरह तेजी से तूल पकड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज LTTE की रिसेंट एक्टिविटीज की खबरों पर मोहर लगा रही हैं। इन अपडेट्स ने देश और दुनिया के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अनस्टेबल और वायलेंट सिचुएशन पैदा कर दी है। ऐसे में सवाल है कि क्यों LTTE का कमबैक भारत के लिए चिंता का विषय है। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी LTTE 2.0 के बारे में जानेंगे, जहां हम जानेंगे कि क्यों LTTE से जुड़े इन डेवलपमेंट्स के चलते इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कान खड़े हो गए हैं। किस तरह LTTE का ये कमबैक हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर कंसर्न बन सकता है और किस तरह भारत इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स, मेंस के GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, LTTE की कमबैक को लेकर भारत का पहला मेजर कंसर्न न्यूली इमर्ज होते एक नेक्सस से जुड़ा है। ऐसा नेक्सस जो साउथ एशिया के 3 इनफेमस ग्रुप्स के बीच एक थ्रेटनिंग ट्रायंगल को क्रिएट कर रहा है। इस ट्रायंगल के एक सिरे पर LTTE, दूसरे सिरे पर लश्कर और तीसरे सिरे पर ISI है। दिसंबर 2022 में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि LTTE साउथ इंडिया में ड्रग पेडलिंग और आर्म सप्लाई की मदद से फंड्स को जनरेट कर खुद को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और उसकी इस कोशिश में उसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का भरपूर साथ मिल रहा है। दरअसल NIA ने अपने एक मिशन के दौरान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक रेफ्यूजी कैंपस से 9 श्रीलंकन को ड्रग्स और आर्म्स की स्मगलिंग के लिए गिरफ्तार किया था। अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में NIA ने पाया कि इस पूरी एक्टिविटी को श्रीलंका ड्रग माफिया सी गुणशेखरन, पाकिस्तानी ड्रग और आर्म सप्लायर हाजी सलीम के साथ मिलकर रन कर रहा है। वही हाजी सलीम जो दाऊद इब्राहिम का शागिर्द है और पाकिस्तान के कराची में बैठकर एशिया के सबसे बड़े मल्टी बिलियन डॉलर्स ड्रग नेटवर्क को रन करता है। आज हाजी सलीम दाऊद इब्राहिम के बाद ISI के सबसे क्लोज अलाइज में से एक है, जो अपने नेटवर्क की मदद से भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल समेत पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में ड्रग्स और आर्म स्मगलिंग का लीगल चैनल को ऑपरेट करता है। और अब ISI हाजी के इसी नेटवर्क का इस्तेमाल LTTE को रिवाइव करने के लिए कर रहा है। ISI हाजी की मदद से LTTE को रिक्वायर्ड फंड्स मुहैया करवाना चाहती है ताकि LTTE श्रीलंका और इंडिया में अपनी एक्टिविटीज को दोबारा शुरू कर सके। ISI का मानना है कि LTTE के रिवाइवल से पाकिस्तान को 2 तरह का फायदा होगा। नंबर 1, 2009 में इनएक्टिव होने से पहले LTTE ने अपनी लड़ाई तमिलियन कल्चर को प्रिजर्व करने के नाम पर लड़ी थी, जिसके चलते उसे इंडिया के सदर्न स्टेट्स के कुछ एक्सट्रीमिस्ट और सो कॉल्ड तमिल नेशनलिस्ट का खूब साथ मिला था। ISI का मानना है कि अगर LTTE फिर से रिवाइव हो जाता है तो उसे इंडिया के सदर्न स्टेट्स में मौजूद यूथ को कल्चर या आइडेंटिटी के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिकल्स की तरफ पुल करने में आसानी होगी, जो भारत को अंदर से कमजोर बनाएगा। साथ ही इससे ISI को इन इलाकों में रह रहे भारतीय मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करने में भी मदद मिलेगी। वहीं ISI का यह भी मानना है कि LTTE एशिया में उसका एक परफेक्ट एलाई बन सकता है, जिसकी मदद से वो अपनी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज को और इजिली भारत पर अनलीश कर सकेगा। यही कारण है कि अपनी इस मुहिम में ISI लश्कर जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है और खुद वो LTTE और लश्कर को पास लाने का काम कर रहा है। और LTTE को ऑलरेडी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का अनुभव भी है, क्योंकि ऑलरेडी वो 90s के दशक में अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोजली ऑपरेट कर चुका है और अब लश्कर के साथ वो उसी तरह के रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसी साल 30 अप्रैल को HT मीडिया ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि हाजी सलीम ISI और लश्कर के साथ मिलकर भारत, श्रीलंका, मालदीव समेत
कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इलीगल स्मगलिंग का नेटवर्क रन कर रहा है, लेकिन अब ये ग्रुप एलटीटीई की मदद से आर्म्स एंड एम्युनिशन से लेकर हेरोइन, मॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन, ओपियम, नॉर्को और कॉन्टेन जैसे ड्रग्स को श्रीलंकन कोस्ट से तमिलनाडु की तरफ स्मगल करने का काम कर रहा है। एलटीटीई, आईएसआई और लश्कर का यही नेक्सस श्रीलंकन और इंडियन गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऊपर से अब इस पूरे सिनेरियो में चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस सिचुएशन को और ज्यादा ट्रिकी बना रहा है। ईयर 1983 से 2009 के बीच चला श्रीलंकन सिविल वॉर नॉर्थ ईस्ट में रह रही श्रीलंकन तमिल माइनॉरिटी और रिमेनिंग श्रीलंका में स्प्रेडेड सिन्हालीज मेजोरिटी के बीच लड़ा गया था, जो 2009 में जाकर सिन्हालीज मेजोरिटी की विक्ट्री के साथ खत्म हुआ। इसके बाद से ही चाइना का फोकस सिन्हालीज साउथ में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने पर रहा। शुरुआती दिनों में चाइना ने सिन्हालीज नेशनलिस्ट का सपोर्ट एलटीटीई के बचे कुछ बेसिस और मेंबर्स को खत्म करने के लिए किया। इसके चलते चाइना और श्रीलंकन गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्टैब्लिश हुए। हालांकि पिछले 3 सालों में ये कहानी बदलती हुई नजर आ रही है, जहां सिन्हालीज नेशनलिस्ट के बीच तेजी से एंटी चाइना सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसकी शुरुआत मई 2021 में इनैक्ट हुए कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट से हुई, जिसका अपोज सिन्हालीज बुद्धिस्ट मंक्स कर रहे थे। सिन्हालीज नेशनलिस्ट का मानना है कि चाइना द्वारा डेवलप की जा रही कोलंबो पोर्ट सिटी असल में एक चाइनीज कॉलोनी है और तत्कालीन राजापक्सा सरकार श्रीलंकन सोवरेनिटी को जानबूझकर चाइना के अधीन कर रही है। सितंबर 2021 में एक बार फिर चाइना को एक और मेजर सेटबैक का सामना करना पड़ा, जब श्रीलंका की नेशनल प्लांट क्वारंटेटिव सर्विस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले 20,000 टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के कंसाइनमेंट को क्वालिटी पर्पसेस के चलते कैंसिल कर दिया। इसके जवाब में चाइना ने स्टेट द्वारा ओन्ड पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका को बैकलिस्ट कर दिया। सिमिलरली नवंबर 2021 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनी को दिए हुए $20 मिलियन के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से सिन्हालीज नेशनलिस्ट के बीच एंटी चाइना सेंटिमेंट तेजी से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसके चलते अब चाइना इस सिचुएशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए नए रिलेशंस श्रीलंका के तमिल नॉर्थ में तलाश रहा है। श्रीलंका का तमिल नॉर्थ एलटीटीई के मेंबर्स, रिक्रूटर्स, एक्टिविटीज का होम माना जाता है। ऐसे में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक है कि आने वाले समय में चाइना एलटीटीई का सहारा भारत के खिलाफ भी कर सकता है, कुछ वैसे ही जिस तरह आज चाइना पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कर रहा है। आज ये बात जग जाहिर है कि चाइना बैकहैंड से पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। यही वजह है कि जब भी इंडिया यूएन में किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उसके सरगना के खिलाफ कोई प्रपोजल लेकर आता है, तो चाइना अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बात की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में एलटीटीई को रिवाइव कर चाइना सदर्न इंडियन स्टेट्स में वॉलेटाइल सिचुएशन पैदा नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत एक 2 फ्रंट टेररिज्म टर्मोइल में फंस जाएगा, जहां एक तरफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन मुस्लिम्स को रीजन के नाम पर रेडिकलाइज और दूसरी तरफ एलटीटीई इंडियन तमिल्स को कल्चर और लैंग्वेज के नाम पर एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। ईयर 1948 में सिलोन, जिसे मॉडर्न श्रीलंका कहा जाता है, आजादी के बाद अस्तित्व में आया। समस्या तब शुरू हुई जब मेजोरिटी सिन्हालीज लेड गवर्नमेंट द्वारा तमिल माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा। 1948 में आए सिटीजनशिप एक्ट ने लगभग 7 लाख तमिलों को सिटीजनशिप डिनाइड कर उनके अधिकार छीन लिए गए। सिचुएशन तब और खराब हो गई जब सिन्हाली को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करके इसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, ताकि तमिल डोमिनेंस खत्म हो सके। उसके बाद 1977 और 1981 के बीच हुए तमिल राइट्स ने हालातों को और ज्यादा बदतर कर दिया। और इसी दरमियान एक अलग तमिल राष्ट्र की मांग को लेकर 1976 में एक सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंट मिलिटेंट फोर्स एलटीटीई का जन्म वेलुपिलाई प्रभाकरन की लीडरशिप में हुआ। ये ग्रुप सबसे पहले न्यूज में तब आया जब 1983 में इसके मेजर अटैक में 13 श्रीलंकन सोल्जर्स मारे गए। साल 1986 आते आते इस ऑर्गेनाइजेशन ने जाफना जैसे प्रोविंस को कैप्चर कर खुद को स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर लिया। दूसरी तरफ श्रीलंका में मेजोरिटी सिन्हालीज पॉपुलेशन द्वारा तमिलों के साथ किए जा रहे डिस्क्रिमिनेशन ने इंडिया के तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में एलटीटीई के लिए सिंपैथी को बढ़ा दिया, जहां इंडियन तमिलियंस श्रीलंकन तमिल्स पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। यही कारण था कि इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर और लोकल विश के कारण इनिशियली रॉ ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग और आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड किए थे। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान एलटीटीई के लीडर रहे कुमारन प्रभाकरन ने खुलासा किया था कि खुद इंदिरा गांधी ने रॉ को एलटीटीई की मदद करने के लिए कहा था। हालांकि प्रभाकरन के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है,
बहरहाल सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है कि अपने फर्स्ट फेज के दौरान एलटीटी साउथ इंडियन स्टेट्स में काफी पॉपुलर मानी जाती थी, जहां इंडिया के कुछ तमिलियन ग्रुप एलटीटी को तमिल नेशनलिज्म का सिंबल मानते थे। उनका मानना था कि जिस तरह एलटीटी श्रीलंका में एक अलग तमिल स्टेट की डिमांड कर रहा है, वैसे ही कुछ डिमांड भारत में भी की जा सकती है। यही वजह है कि इन मीडिया ग्रुप्स ने 1991 से पहले वाइड स्केल पर एलटीटी का सपोर्ट किया था। लेकिन एलटीटी द्वारा 1991 में किए गए भारतीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडियन स्टेट से मिलने वाले सपोर्ट को उसने खो दिया। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी इंडियन एक्सट्रीमिस्ट तमिल्स के बीच श्रीलंकन तमिल्स को लेकर सिंपैथी बरकरार है। ऐसे में एलटीटी का रिवाइव होना फिर एक बार सदर्न इंडियन स्टेट्स पे सिचुएशन को अनस्टेबल बना सकता है। ऊपर से श्रीलंका के करंट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्मोइल्स ने एलटीटी को कमबैक करने के लिए सूटेबल ग्राउंड तैयार करके दिया है, जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी यूथ को इस तरह की एक्टिविटीज में इजीली पुल कर सकती है। सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स नाम के एक थिंक टैंक द्वारा साल 2017 में कोलंबो में कंडक्ट किए गए एक पोल से इस बात को समझा जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग 42% श्रीलंकन तमिल्स एलटीटी के कमबैक को फेवरेबल व्यू से देखते हैं। यानी आज भी एलटीटी के लिए यहाँ सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। ऊपर से बार बार एलटीटी के लीडर प्रभाकरन की जिंदा होने की खबरें लोगों के जहन में इस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखे हुए हैं। तो श्रीलंकन वॉर को खत्म हुए लगभग एक दशक से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन आज भी एलटीटी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अगर खुद को जिंदा रखे हुए है, तो उसका एक मेजर कारण प्रभाकरन की मिस्ट्री ही है। एक तरफ जहां श्रीलंकन गवर्नमेंट का मानना है कि उसकी डेथ 18 मई 2009 को हो चुकी है, तो वहीं एलटीटी के सपोर्टर्स का कुछ और मानना है। इसी साल फरवरी में तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर पाजा नेदुमरान ने क्लेम किया था कि एलटीटी का लीडर प्रभाकरन जिंदा है और वो जल्द ही पब्लिक के सामने आएगा, जिसके बाद दुनिया भर में छुपे एलटीटी के मेंबर्स एक्टिव हो गए थे। साथ ही अपने इस बयान में उसने तमिलनाडु के लोगों से एलटीटी को सपोर्ट करने की भी गुजारिश की थी। पाजा नेदुमरान के ये बयान इस बात को साफ दर्शाता है कि चाहे प्रभाकरन जिंदा हो या ना हो, लेकिन तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट आज भी श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों में पब्लिक सपोर्ट को तलाश रहा है, और अगर वो इस पब्लिक सपोर्ट को तलाशने में कामयाब हो जाता है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी। एलटीटी के कमबैक की खबरों के बीच भारतीय जांच एजेंसीज और सरकार ने भी अपने काउंटर मेजर्स के एफर्ट्स को बढ़ा दिया है। किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को मिनिमाइज करने का सबसे पहला सॉल्यूशन खुद को मजबूत करना होता है। इसके लिए इंडिया को अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और ज्यादा चौकस करना होगा, ताकि समय रहते आईएसआई, एलईटी और एलटीटी के इस ग्रोइंग नेक्सस का पता लगाकर इसे इनएक्टिव किया जा सके। साथ ही हमारी सरकार को एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलाइज होने से रोकने के लिए स्पेशल एफर्ट्स करने होंगे, जिसका रास्ता टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल से लेकर बेटर कम्युनिटी टू कम्युनिटी कोऑपरेशन से हो सकता है। सिमिलरली खुद श्रीलंकन गवर्नमेंट भी ये कभी नहीं चाहेगी कि एलटीटी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स फिर से एक बार अस्तित्व में आए। ऐसे में दोनों देश अपने बायलैटरल कोऑपरेशन से इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इंडिया श्रीलंका को उसकी फाइनेंशियल टर्मोइल से बाहर निकालने में ऑलरेडी मदद कर रहा है, और इस सपोर्ट को अलग अलग डायमेंशंस में डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, ताकि एलटीटी को मिलने वाले लोकल सपोर्ट को खत्म किया जा सके। साथ ही दोनों ही देशों की सीक्रेट एजेंसीज रॉ और सिस इंटेलिजेंस और रिसोर्स एक्सचेंज के सहारे इस कॉमन थ्रेट को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर सकती है, ताकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस और प्रॉस्पेरिटी को एंश्योर किया जा सके। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.